मेरे YouTube चैनल पे इजी स्टडी। मेरा नाम है शिवाय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, इसका नाम है इजी स्टडी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो मैंने बनाई है द 3 लॉज ऑफ मोशन। मतलब हम आज जो मोशन के 3 लॉज हैं न्यूटन ने जो दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों के बारे में हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें ब्रीफ में हमें बताया गया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तीनों लॉज में होता क्या क्या है। तो चलिए इस टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को शायद ये पता नहीं होगा कि इनर्शिया क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि इनर्शिया क्या है। किसी बॉडी की क्या होती है, इनएबिलिटी होती है, ठीक है ना। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई ना करें। उसे ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मतलब कि किसी बॉडी की ये इनएबिलिटी होती है कि जो अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज ना कर सके, उसे हम क्या देते हैं, इनर्शिया कह देते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग होता क्या, हम वो समझते हैं अब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमें ये क्या था। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारे पास मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में है तो वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक हम उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। मतलब क्या है कि जब तक हम बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी तब तक, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। वो उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है, उसकी मोशन की स्टेट तभी ही चेंज करेगी अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपली क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। वो अपनी प्रेजेंट स्टेट को बिना एक्सटर्नल फोर्स के चेंज नहीं कर सकती। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई होगी, नेट फोर्स अप्लाई होगी, तभी उसकी जो है प्रेजेंट स्टेट चेंज करेगी। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले से रेस्ट में थी और अपने आप ही मोशन में आ गई। मतलब क्या गया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है ना फ्रेंड्स। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। इससे शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम जो होता है पी से रिलेट करते हैं उससे, वो किसके ऊपर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर होता है। मतलब P इक्वल्स टू m इंटू वी। तो हमारे पास सिंपली जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसमें क्या बताया गया कि जब भी किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज करता है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज करता है उसका जो रेट होता है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि हम उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, मतलब कि इसे हम डेरिवेशन कंसेप्ट में अगर लिखे तो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी कि F, जिसे हम फोर्स F से रिलेट करते हैं फोर्स को। मतलब क्या, सिंपली वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ वो यही है कि किसी की बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम का चेंज करने का जो रेट है ना, मतलब किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है उसका जो चेंज करने का जो रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी फोर्स हम उस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब कई स्टूडेंट्स को पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करी है तो दूसरी साइड की क्वांटिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मान लो अगर ये चीज़ इंक्रीज कर रही है तो ये चीज़ भी इंक्रीज करेगी, बट अगर उसके नीचे अगर ऐसी प्रोपोर्शनल में आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चुका है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर वो चीज़ इंक्रीज कर रही है वो ये डिक्रीज करेगी। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, जो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहा है उसका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि हम कितनी फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक डेरिवेशन की कंसेप्ट से समझाता हूँ। डेरिवेशन के कंसेप्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, मान लिया हमने क्या होगा कि हमारे पास क्या, हमने मान लिया कोई बॉडी है, उसका जो हमने मान लिया P क्या, उसका लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। लेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या मान लिया हमने इन टाइम इंटरवल t, छोटे टाइम इंटरवल t में उसका कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, dp/dt उसका जो है लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो dp/dt है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई की है।
हमने क्या मान लिया कि एफ फोर्स हमने उसके ऊपर क्या की, अप्लाई की। इसका मतलब एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हमारे पास, डीपी ओवर डीटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अब इसके ऊपर कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा होता है ना, प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है, जब वो हटता है तो हमारे पास क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। वैसे ही हमारे पास जे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हटेगा तो हमारे पास क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। और हमारे पास के क्या लग गया, कांस्टेंट। के को हमने क्या कंसीडर कर लिया, कांस्टेंट क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। हमारे पास क्या टर्म बन गई फिर, एफ इक्वल्स टू के डी बी ओवर डी टी। और हमें ये भी पता है कि पी की अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसलिए मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम वी लिख सकता हूँ। इसलिए मैं अब पी की जगह क्या लिखूंगा, एम वी लिखूंगा। जब मैंने पी की जगह एम वी लिख दिया, अब मुझे पता है डिफरेंशिएशन हो रही है और कांस्टेंट क्वांटिटी की कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसलिए मैं मास को बाहर निकालूंगा। मेरे पास क्या बनेगा, के एम डी पी ओवर, मेरे पास क्या बन जाएगा, के एम डी वी ओवर डी टी बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ अब डी वी ओवर डी टी की, तो डी वी ओवर डी टी आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कह देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगी फिर लास्ट इक्वेशन जो पूरी डेरिवेशन को करके हमारे पास क्या बनी, एफ इक्वल्स टू के एम ए। और जो हमारे पास के की वैल्यू है वो उसके हमारे पास जो ऐसे सिस्टम में ऐसे यूनिट्स डिस्क्राइब की गया कि के की जो वैल्यू है 1 के इक्वल है। अगर हम के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आई है वो किसके इक्वल आई है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसका मतलब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की डेरिवेशन करके हमारे पास क्या निकला कि जो फोर्स की वैल्यू है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा न्यूटन सेकंड लॉ भी। तो फ्रेंड्स अब हम सब चलते हैं सबसे सिंपलेस्ट लॉ की तरफ, जो कि हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट लॉ है ये, बाकियों की तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन होगा ना उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। बिल्कुल सिंपल है, मतलब मान लीजिए कोई भी एक्शन हो रहा है हमारे नेचर के अंदर, कोई भी एक्शन होगा उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी एग्जाम्पल से आपको मैं न्यूटन थोड़ा समझा सकता हूँ। आपने देखा होगा जो बॉल होती है हमारे पास, रबर की बॉल होती है, हम उसे क्या कहते हैं, बॉल पे स्ट्राइक करते हैं, तो वो स्ट्राइक करने के बाद क्या करती है, फिर से एज इट इज़ क्या कर जाती है, वापस हमारे पास आ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू एवरी एक्शन, कोई भी हमारे पास एक्शन हो रहा है उसका क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट क्या हमारे पास रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मतलब जैसे आप स्विमिंग करते हो, अब स्विमिंग करते वक्त क्या होता है, आप अपने हाथों से वाटर को बैकवर्ड पुश करते हो और उसी इक्वल फोर्स के साथ जो वाटर है वो आपको फॉरवर्ड में क्या करता है, पुश करता है। मतलब क्या है कि अगर हम न्यूमेरिकली इस चीज़ को देखें तो एफ ए बी, मान लो कि दो बॉडीज है ए एंड बी, तो जो बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है बी के कारण वो किसके ऊपर होगी, बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है ए के कारण, मतलब इक्वल और ऑपोजिट होगी ना। एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी किसके ऊपर आ रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। और साथ ही साथ में एक नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना फोर्स, क्योंकि जब मैंने बॉल स्ट्राइक की तो बॉल ऐसा नहीं उसी डायरेक्शन में चलेगी, बॉल जो वापस आई, इक्वल रिएक्शन हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है ना। उसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, अगर आप गन को पकड़ते हैं, जब भी गन चलाते वक्त वो गन को पकड़ते हैं, जो फायर करता है तो गन की जो मतलब गन जो है पीछे को रिकॉइल करती है, पीछे को आती है। इसका क्या मतलब है, मतलब जो फोर्स अब उधर को लग रही है उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो पीछे को लग रहा है, ठीक है ना जी फ्रेंड्स। ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ था, बिल्कुल सिंपलेस्ट लॉ है ये, ठीक है ना। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपलेस्ट लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है ना, उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। यही हमारे पास क्या था दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ था। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ समझा दिया बिल्कुल ब्रीफ में। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितनी हो सके हमारी इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।